हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी की पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है आपका गवर्नेंस सिस्टम, यानी गवर्नेंस सिस्टम को अगर हम लोग हिंदी में समझें तो शासन व्यवस्था। तो आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट के बेस पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो गवर्नेंस सिस्टम के बारे में अगर ब्रीफली हम लोग 1 मिनट में डिस्कस करना चाहें कि ये है क्या, तो गवर्नेंस सिस्टम बेसिकली जो भी शासन व्यवस्था किसी देश की होती है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो जैसे किसी देश का या किसी गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा, यानी नेचर ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे इंडिया के केस में देखा जाए तो इंडिया जैसे इंडिया के प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट होगा उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, तो सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिक होगा, जो कि हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, तो अगर भारत के केस में देखा जाए कि भारत की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका नेचर कैसा है, तो आप अगर प्रियम्बल को पढ़ लेंगे या प्रियम्बल को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारे संविधान में जो गवर्नेंस सिस्टम को आगे कैरी करने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है। तो सिर्फ आप पूरे प्रियम्बल को पढ़ने के बजाय पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बजाय सिर्फ आप प्रियम्बल के आधे पेज प्रियम्बल को ही पढ़ लीजिए तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि पूरा संविधान हमारा किस तरीके का है। तो अगर नेचर की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि हमारे देश का जो संविधान है वो एक सोशलिस्ट, सेक्युलर या सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उस तरीके की चीज़ों को कैरी करता है। यानी हमारे संविधान का नेचर क्या है, तो हमारे संविधान का नेचर है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग कोशिश करें तो जो आपको देखने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी भारत में अगर देखा जाए तो किस तरीके का या किस प्रकार का सिस्टम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया में तो दो तरीके की, मेजॉरिटी में दो तरीके का सिस्टम होता है, गवर्नेंस सिस्टम होता है। एक तो होता है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। ओके, तो भारत के केस में अगर देखा जाए तो भारत में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है। कैसा है? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। क्यों? क्योंकि भारत में एक संसद है, द्विसदनात्मक संसद है और ये है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत का जो टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम को अपनाया जाता है। अभी आगे हम लोग समझेंगे कि फेडरल का मतलब क्या होता है। कि इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी देश के ऑर्गन यानी किसी गवर्नमेंट के ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर भारत के केस में देखा जाए तो जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी हो गया, ये 3 अंग हैं भारत के गवर्नेंस सिस्टम के। अगर हम लोग इसी के चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग समझ पाएंगे कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो भारत में अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल है, सेंटर है। इसके अलावा स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा अगर एक पॉइंट और देखें तो लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। ओके, तो बेसिकली ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया कि हमारे देश में संविधान के तहत चलने वाला जो गवर्नेंस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, यानी उसका नेचर क्या है, वो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा उस गवर्नमेंट का लेवल कैसा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये कुछ बेसिक पॉइंट था, बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और इसी से इर्द गिर्द घूमते हुए सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल टाइप के सवाल आपको आज देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग एक एक करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा वो सवाल को सॉल्व करने के दौरान ऑटोमेटिक आपको समझने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल की तरफ। आज के टॉपिक का पहला सवाल है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी कौन सा इनमें से कौन सा राज्य का सबसे प्रमुख तत्व है। मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट यानी सबसे प्रमुख तत्व।
सबसे प्रमुख तत्व। तो अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट कि किसी राज्य का सबसे प्रमुख तत्व की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट हैज बेसिकली 4 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, यानी किसी राज्य में 4 आवश्यक तत्व या 4 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, 4 इसेंशियल एलिमेंट। ओके, कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की बात कर लीजिए। दूसरा आपका हो जाएगा टेरिटरी, टेरिटरी की अगर बात करें यानी क्षेत्र की बात कर लीजिए। तीसरा आपका हो जाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी सरकार की बात कर लीजिए। चौथा आपका हो जाएगा सॉवरेंटी, सॉवरेंटी ओके, यानी संप्रभुता की बात कर लीजिए। तो बेसिकली सवाल क्या पूछना चाह रहा है, संप्रभुता। ओके हाँ, सवाल ये पूछना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है किसी राज्य का मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट है। तो अगर एक एक करके हम लोग देखें तो मैंने 4 प्रोमिनेंट एलिमेंट आपको बताया, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इन चारों में अगर देखा जाए तो जो सॉवरेनिटी है वो सबसे प्रोमिनेंट आपका कह लीजिए कि एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। पहला दे रखा है फ्लैग, यानी झंडे की बात कर रहा है नहीं, कैपिटल की बात कर रहा है नहीं होगा, सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, एंड हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कोई प्रोमिनेंट एलिमेंट नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। कहने का मतलब बेसिकली है, अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, आज के कंडीशन देख लेते हैं और 1947 की कंडीशन देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, ओके, एक स्टेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इसमें 3 तत्व बेसिकली शामिल थे, जैसे कि पॉपुलेशन तो थी ही, टेरिटरी भी वही था, गवर्नमेंट भी वही था, लेकिन भारत एक सॉवरेंटी नहीं था, संप्रभुता नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर किसी ब्रिटिश नियंत्रण का मतलब ब्रिटिशों का कंट्रोल था हमारे ऊपर। यही रीजन है कि हमारे ऊपर उस समय सॉवरेनिटी हमारे पास नहीं थी। उस समय हमारे पास तीनों चीजें थी, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड गवर्नमेंट था, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं था। ओके, तो यही रीजन है कि सॉवरेनिटी जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट है किसी भी स्टेट का। अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, अगर बेसिक तौर पे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूं। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी बाहरी देश या बाहरी गवर्नमेंट या बाहरी लोगों का हमारे ऊपर कोई नियंत्रण या कंट्रोल ना हो, जैसे कि 1947 से पहले था। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले जब देश मेरा आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो था हमारे ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था, इसलिए हम सॉवरेन नहीं थे। लेकिन उस समय हमारे पास पॉपुलेशन भी वही थी, हमारे पास टेरिटरी भी वही थी, हमारे पास गवर्नमेंट भी वही थी, लेकिन हम सॉवरेन नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बाहरी लोगों का कंट्रोल था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो वो 3 चीज़ों के साथ साथ हम सॉवरेन भी हैं, यानी संप्रभु भी हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि आज हमारे ऊपर किसी बाहरी देश या किसी बाहरी पावर का कंट्रोल नहीं है। हम लोग फ्री हैं, कुछ भी करने के लिए हम लोग फ्री हैं, अपना डिसीजन लेने के लिए हम लोग फ्री हैं। ओके, तो इस हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विद रेफरेंस टू सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि 1949 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल की पूर्ण सदस्यता को जारी रखने की घोषणा की थी। कब? 1949 में। और ब्रिटिश राजशाही को, यानी ब्रिटिश जो मोनार्की थी, उसको राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया था। ओके, इसके अलावा देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, यानी राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता सीमित हो गई थी। तो ऐसा नहीं था। तो एक तो सही है, लेकिन बी जो है आपका वो गलत हो जाएगा। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि जो कॉमनवेल्थ नेशन में हम लोग मेंबर बने थे वो हमारे संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। इस वजह से हम लोग 1949 में राष्ट्रमंडल की पूर्ण सदस्यता को जारी रखने की घोषणा किया था। ओके, अब सॉवरेनिटी मैंने आपको बता ही दिया कि किसी बाहरी देशों का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में किस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम है? डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है या सेमी डेमोक्रेटिक है? तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। ओके, प्रेसिडेंशियल तो नहीं है, सेमी डेमोक्रेटिक भी नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है। सॉरी।
तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नेंस सिस्टम की बात किया जाए तो एक तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री, एंड दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंशियल। ये मैंने अभी पहले सवाल की शुरुआत से ही मैंने आपको ये बता दिया है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि यूके के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है। ओके, यानी अगर संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात किया जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर किसे कहते हैं, इस पॉइंट को अगर हमारे ऊपर एक सवाल आए, हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी आए कि आखिर पार्लियामेंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, तो बेसिकली ऐसा सिस्टम जहां पे लेजिस्लेटर जो है, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर होता है, बेसिकली जो विधायिका होती है, वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को कंट्रोल करने का काम करता है। या इसी को दूसरे तरीके से अगर समझने की कोशिश किया जाए तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है, बस आपको समझने में आसानी जिसमें हो आप वही पिक कर लीजिएगा। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने आ जाए कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो उसको हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं, तो उसका मेन रीजन ये है कि जो हमारे यहाँ कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव है इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यही रीजन है कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगले सवाल में चलते हैं। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में अडॉप्ट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में इनमें से कौन सा गलत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इट इज अ सेक्युलर स्टेट, तो ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा देश एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, ये भी सही है। फेडरल पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें यानी संघीय नीति की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ये सही बात है कि हमारे यहाँ संविधान जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये सिस्टम आपको फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। तो दोनों आप देख पा रहे होंगे, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है और भारत की अगर लिहाज से देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन। अब जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ही तो सारी जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो आप कह लीजिए कि बेसिकली जो सरकार आप कह लीजिए इन केस ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के साथ ही तो होगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट एक आप कह लीजिए कि सारे पावर उनके पास नहीं होते, लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के रूप में देखा जाए, जहां जैसे अमेरिका के केस में देखा जाए तो सारी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। यानी 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब राष्ट्रपति प्रणाली की अगर बात करें तो इसमें जो सभी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो राष्ट्रपति में नहीं होती है, जो कि जो प्रेसिडेंट होता है वहां पे वो राज्य का प्रमुख होता है, इसके साथ साथ वो सरकार का भी प्रमुख होता है। यानी आप कह लीजिए कि प्रेसिडेंट सर्व्स एज बोथ हेड ऑफ द स्टेट प्लस हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट का भी हेड होता है। कौन? प्रेसिडेंट। किस फॉर्म में? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर।
यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल सही है, यानी यह लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही बात है। इट हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा था, द सुप्रीम पावर वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक गणराज्य है वो तभी होगा जब सारी शक्तियां जो है वो आपके उस देश की जनता में निहित हो जाए। तो बेसिकली 1 2 3 तीनों सही है। इट स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड अथॉरिटी, इसमें एक एकीकृत सत्ता का प्रावधान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एकीकृत सत्ता का प्रावधान नहीं कर सकती, बल्कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण करती है, यानी ये यूनिफाइड नहीं है। सेंटर और स्टेट के जो पावर होते हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं, यही रीजन है कि स्टेटमेंट आपका 4 रॉन्ग है, बाकी ये तीनों सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, भारत की बात कर रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इंडिया इज अ सॉवरन स्टेट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ओके, अगर 8 के हम लोग देखें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज सॉवरन स्टेट है, प्रियम्बल में ही लिखा है, सही बात है। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सही बात है। और स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ओके, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों सही हैं, ऑल। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय, आप कह लीजिए कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार जो है, मतलब इंडियन पॉलिटी जो है उसमें कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। तो अ गवर्नमेंट फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन, अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होता है ये हमारे इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और जो सत्तावादी सरकार, यानी इसको हिंदी में अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की बात किया जाए तो इसे हम लोग सत्तावादी सरकार कह सकते हैं। इसके विपरीत होता है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यही रीजन है कि इनमें से कोई एक ही सही होगा। और भारत क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यही रीजन है कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम, तो जो भारत के मतलब जो मतलब केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट। तो ये उनको शक्ति मिलती है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। भारत में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों सरकारें जो है वो अपना अथॉरिटी या अपनी पावर कहाँ से गेन करते हैं, तो भारतीय संविधान से करते हैं। यही रीजन है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो असर्शन क्या कह रहे हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बिल्कुल सही है। इंडिया हैज अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये भी सही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, यानी भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और भारत के पास अपना खुद का संविधान भी है। लेकिन ये जो खुद का संविधान है ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने का एकमात्र, आप कह लीजिए कि रीजन तो नहीं है जिस वजह से कि कोई देश डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। तो यही रीजन है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है रीजन वो नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय संविधान है उसकी फिलॉसफी इनमें से कौन सा नहीं है। वेलफेयर स्टेट होगा तो होगा, सोशलिस्ट स्टेट होगा तो होगा, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर रहा है, यही रीजन है। पॉलिटिकल इक्वलिटी की वजह से ही तो भारत में जो वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइजेस के सिद्धांत को अपनाया गया है, तो ये भी आपका होगा। लेकिन कम्युनिस्ट स्टेट है भारत, ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही रीजन है कि ये भारतीय संविधान की फिलॉसफी नहीं है कि भारत एक कम्युनिस्ट स्टेट हो। ओके,
तो ए बी सी करेक्ट है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। यही रीजन है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा क्या है, नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक एक करके देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, नहीं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट्रियन। ओके, तो यही रीजन है कि इसका पूछा क्या है, करेक्ट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंडिया इज टिटुलर मोनार्की। टिटुलर मोनार्की का मतलब बेसिकली स्टूडेंट वो होता है ना कि जैसे कोई वह व्यवस्था जिसमें राजा या रानी केवल नाम मात्र यानी औपचारिक शासक होते हैं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक पावर नहीं होता। वहां पे वास्तविक पावर किसके पास होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और संसद के पास होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर टिटुलर मोनार्की की एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे यूके हो गया, इस यूके के अलावा अगर हम जापान की बात करें, तो यहाँ पे टिटुलर मोनार्की को फॉलो किया जाता है। तो ये भी रीजन आपका गलत है, क्योंकि ये भारत में ऐसा नहीं फॉलो किया जाता। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इंडिया इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति जो है यानी पावर जो है कुछ विशेष या उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में होती है। यानी ये लोग आमतौर पर धन, वंश या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर शासन करते हैं। उस चीज को क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सही बात है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये तो नहीं है, ये तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो बिल्कुल सही है। फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फेडरल गवर्नमेंट, तो बेसिकली वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो पावर होता है ना वो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के बीच में बांटी जाती है। यानी पावर जो है फेडरल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में बांटी जाती है। यही रीजन है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो उसके बेसिक फीचर की अगर बात किया जाए तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो फीचर होता है वो आपका सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी एकल कार्यपालिका की बात कही जाती है। और इसमें जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। सिंगल एग्जीक्यूटिव में जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। पावर इज सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो बेसिकली बाकी जितने दे रखे हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर की बात करें, रेजिडुअल पावर ऑफ द स्टेट की बात करें, ये सब जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर हैं। लेकिन जो सिंगल एग्जीक्यूटिव है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। सही बात है, तो बिल्कुल ये सही बात है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वही राज्य का एंड एग्जीक्यूटिव उन दोनों का हेड होता है। इसके अलावा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो खुद अपॉइंट करता है, लेकिन ही कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, यानी जो प्रेसिडेंट होता है ही कैन नॉट डिसॉल्व दी लेजिस्लेचर, वह विधायिका को भंग नहीं कर सकता, ये उसके पास पावर नहीं होती। ओके, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सारे सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस एबव, क्योंकि यहाँ पे सभी सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स, यानी बेसिकली भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ क्या है? रिपब्लिक का मतलब पहले हम लोग समझते हैं, फिर ऑटोमेटिक आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे।
रिपब्लिक का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जिसमें जिसमें सर्वोच्च जो सत्ता होती है वो जनता के पास होती है, यानी जो होल पावर होता है वो जनता के पास होती है। जैसे अगर भारत के केस में देखा जाए तो प्रियम्बल की जो पहली लाइन लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी यही हमको इंडिकेट करता है कि हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेम्बल में भी मेंशन किया गया है रिपब्लिक वर्ड को। तो बेसिकली जो रिपब्लिक यानी गणतंत्र का जो अर्थ होता है कि एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च जो सत्ता होती है वो जनता के पास होती है, और राज्य प्रमुख का चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। ओके भारत के केस में अगर देखा जाए तो जो राज्य प्रमुख होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका चुनाव इलेक्शन के द्वारा किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन वो एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ओके और ये अप्रत्यक्ष चुनाव किसके मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होने में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी एमपी और एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जनता ही तो उन्हें इलेक्ट करके भेजती है। तो वही इलेक्टेड मेंबर जो आते हैं वही मतलब इस चुनाव में प्रेसिडेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, जिस द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली रिपब्लिक का बेसिक एक फीचर है कि ऐसा राज्य जहाँ पे जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता के पास होती है, और वहाँ का जो हेड होता है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। ओके तो हम लोग अब सीधे आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। ऐसा है कि वो बेसिकली सारी पावर जो है वो मतलब जनता के पास हो, ऐसा तो नहीं होगा। इस यही एकमात्र रीजन है कि वो रिपब्लिक कहा जाए। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है ही, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई रूलर नहीं है, यानी हमारे यहाँ मोनार्की नहीं चलती है। मोनार्की मतलब राजाओं के द्वारा राज किया जाना, मोनार्की ही हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये है लेकिन बिल्कुल ये रिपब्लिक है, इसका मतलब नहीं है। तो पूछा क्या है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ जो भी चीज होता है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड फ्लेक्सिबल, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, या पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान जो है वो पार्शियली रिजिड है और पार्शियली आपका फ्लेक्सिबल है। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएटेड द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, बाई कैमरल लेजिस्लेचर या रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यही रीजन है कि जुडिशियल जो रिव्यू है यही हमको इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे यहाँ तो है लेकिन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत। तो आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो है आपका द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, यानी असंस्थान और रीजन का सवाल दे रखा है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम। ओके रीजन क्या कह रहा है, इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी अगर 21 की बात किया जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन ये जो रीजन है ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके और ऐसा क्यों है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। एकात्मक मतलब होता है यूनिटरी और संघीय का मतलब होता है फेडरल। यहाँ ओके ये कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो यूनिटरी है या फेडरल है। तो सामान्य परिस्थिति अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है वो फेडरल सिस्टम काम करता है, लेकिन जैसे कोई इमरजेंसी आती है वो यूनिटरी, यानी वो सेंटर के पास सारी पावर चली जाती है, इसलिए वो यूनिटरी जो सिस्टम है उसको फॉलो करने लगता है।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फेडरल फीचर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं कुछ फेडरल फीचर के बारे में आपको बता देता हूँ कि फेडरल फीचर कौन कौन से है। फेडरल फीचर जैसे आप लोग अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका हो जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, चौथा आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पांचवा आपका हो जाएगा बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये सब क्या है? एक फेडरल फीचर के एग्जांपल हैं या फेडरल फीचर की कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हम लोग यूनिटरी फीचर की बात करें, यूनिटरी फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी एक यूनिटरी फीचर का ही एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है वो भी एक तरीके का क्या है? यूनिटरी फीचर है। तो ये मोटे तौर पे अगर देखें तो आपको कुछ मैंने एग्जांपल बता दिया है फेडरल फीचर के और यूनिटरी फीचर के। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये क्या है? फेडरल फीचर का है, तो बिल्कुल है। इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें है तो है। सिंगल सिटीजनशिप ये आपका नहीं है क्योंकि ये आपका यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर। ओके, इसका एग्जांपल है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें कि ये फेडरल फीचर का एग्जांपल है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। फेडरल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? बेसिकली अगर पहले की बात किया जाए तो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये सही है, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस। ये सही है, तो सही है। फेडरल और यूनिटरी दोनों मिलकर काम करते हैं, इस वजह से एडमिक्सचर हो जाता है। ओके। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन। नहीं, बोथ नहीं है, क्योंकि यूनियन तो सॉवरेन है, यूनियन सॉवरेन है, लेकिन जो स्टेट है वो सॉवरेन नहीं है। यूनियन सॉवरेन है लेकिन जो स्टेट है वो सॉवरेन नहीं है, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। 3 अगर गलत हुआ तो यहाँ पे है, और यहाँ पे 4 दिया तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब स्टेटमेंट 4 पे चलते हैं। द लेजिस्लेटिव क्या पूछ रहा है? द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशरी पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट। तो ऐसा नहीं है, लेजिस्लेचर तो है, फाइनेंशियल है, लेकिन जुडिशियल पावर जो है वो हायरार्की के बेस पर डिपेंड करता है, न कि ये डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस रीजन से अगर देखा जाए तो आपका 1 और 2 सही है, और 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है असर्शन रीजन के सवाल है। पहला असर्शन क्या कह रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात सही है, तो बिल्कुल ये सही है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र की जीवन रेखा होते हैं, ये बात सही है। रीजन क्या कह रहा है? नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस। ऐसा होता है, तो ये तो होता ही है। नॉर्मली हम लोग क्रिटिसाइज तो करते ही, अगर कोई चीज गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा नहीं किया जा रहा है तो क्रिटिसिज्म तो होता ही है। तो रीजन भी आपका सही है और आपका असर्शन भी सही है। तो इस हिसाब से अगर ये देखें तो रीजन आपको यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ओके, तो यही रीजन है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन कह रहा है कि द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर और परिवर्तन के तत्व समाहित है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है? द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल एंड द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट स्टाइल। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्थाओं के तत्व शामिल हैं, जैसे कि आधुनिक शैली हो गई, पारंपरिक शैली हो गया एंड संत शैली हो गया। तो अगर इसके इतिहास के रूप में हम लोग चलें तो मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तरह इसके विशिष्ट तत्व आज भी मूर्त रूप से आप देखें तो मौजूद हैं। यही रीजन है कि विभिन्न युगों और कालों की निरंतर और परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व जो है वो समाहित आपको देखने को मिलेंगे।
तो यानी कहने का मतलब है कि इसका असर्शन भी सही है, इसका रीजन भी सही है। ओके, और ये एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द रीजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इन दैट, यानी सवाल के कहने का ये रीजन है कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये बात सही है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, इसमें जो रीजन दे रखा है, रीजन को एक एक करके देखते हैं। पहला रीजन कह रहा है कि इट इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है इट कॉन्टेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है इट डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है इट कॉन्टेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट, ये भी सही है। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इसके कई ढेर सारे रीजन है, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका सभी हो सकता है। इसमें से अगर देखें तो कोई एक नहीं है, सभी हैं। सारे स्टेटमेंट किसी न किसी रीजन की वजह से आपको करेक्ट है। भारतीय संविधान के सबसे लंबे लिखित संविधान के होने की मान्यता देने के लिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि चारों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, इसके रीजन हैं, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि भारतीय संविधान जो है इतना बल्किएस्ट क्यों है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर या तो स्टार लगा लीजिए या तो सभी सही हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है, असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल, बात सही है, तो ये सही है। रीजन क्या कह रहा है कि इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये बात सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये रीजन कह रहा है, ये रीजन आपका करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये रीजन सही है। ओके, तो इस हिसाब से देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, और अगर इसके रीजन की बात किया जाए तो भारतीय जो संविधान है वो आप जुडिशियल जो समीक्षा है वो कई तरीके की हमारी न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण विशेषता देता है, यानी ये जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी जुडिशरी में। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है, असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, बात सही है ये, क्योंकि केसी वेयर साहब ने ये कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो क्वासी फेडरल है। रीजन क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूटरी, ये भी बात सही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो संविधान के जो निर्माताओं ने जो फेडरल सिस्टम है उसको दो कारणों से अपनाया था। पहला कारण ये था कि देश की जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो सोशल और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यही रीजन है कि संविधान की प्रकृति के संबंध में संवैधानिक विशेषज्ञों में एक मत नहीं था। ओके, यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों आपके सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये दो लिस्ट दे रखा है, ये 2024 के पीसीएस का सवाल है और ये यहाँ पे मैच कराने की बात कर रहा है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये ग्रैनविले ऑस्टिन साहब ने कहा था, यानी ए को अगर हम 4 से मैच कराते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं सारा मैच करा देता हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था ग्रैनविले ऑस्टिन साहब ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें, किसकी, बार्गेनिंग फेडरलिज्म की, तो ये मॉरिस जोन्स साहब ने कहा था, ऑप्शन नंबर ये। क्वासी फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो क्वासी फेडरलिज्म केसी वेयर साहब ने कहा था। और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात करें तो ये आइवर जेनिक साहब ने कहा था। इस हिसाब से अगर मैच आप कराएंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। अभी पिछले ही सवाल में हम लोगों ने देखा कि क्वासी फेडरलिज्म के बारे में किसने बताया था, तो केसी वेयर साहब ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये कहा था केसी वेयर साहब ने। ओके, जिन्होंने कहा था क्वासी फेडरल हमारा संविधान है। ओके, क्योंकि
ये ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि जो अमेंडमेंट प्रोसेस है हमारे देश में, हमारे संविधान में, वो काफ़ी डाइवर्सिटी से भरपूर है। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि केवल सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा आप कह लीजिए अमेंड किए जा सकते हैं, कुछ विशेष बहुमत के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कठोरता और लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन कहा जा सकता है हमारे संविधान में। ओके, और इसे कहा किसने था? तो केसी फेयर साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। ओके, तो ये बेसिकली कहा किसने था? तो संविधान को संघवाद के कड़े ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ऐसी बात कही थी बी आर अम्बेडकर साहब ने। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन। डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन यानी लोकतांत्रिक निर्धारण की बात कर रहा है। अगर इसके मतलब को हम लोग समझें कि डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो इसका अर्थ बेसिकली ऐसा निर्णय जो जनता की भागीदारी और सहमति से लिया गया हो, उसे डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जनता द्वारा या जनता की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया जाता है। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। तो अगर देखा जाए स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, ये बात सही है, तो ये तो सही है क्योंकि डेमोक्रेटिक की अगर डेमोक्रेसी तभी तो होगी जब जनता सुप्रीम होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पर्सन ओनली लाइक वाइज किंग। किंग की तरह नहीं होगा तो ये मोनार्की हो जाएगी, ये नहीं होगा क्योंकि डेमोक्रेसी तभी होगा जब वहां पे किंग नहीं होंगे यानी मोनार्की नहीं होगा, तभी तो वो डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन की बात करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल। ये भी बात आपकी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन की बात के लिए सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए। तो यानी इन जो चार स्टेटमेंट दे रखा है, पॉलिटिकल फीचर की बात कर रहा है, उनमें कौन सा जो है जो इंडिया और यूएसए में कॉमन आपको देखने को मिलेगा? तो रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, ये बात होती तो है, ये सही है, लेकिन ये इंडिया के केस में सही है। ओके, ना कि ये यूएसए के केस में। मैं यहाँ पे टिक लगाते चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। स्टेटमेंट रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन स्टेट की अगर बात करें तो ये यूएसए के केस में सही है, लेकिन ये इंडिया के केस में सही नहीं है। और स्टेटमेंट 3 क्या करें? प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो। ये बात सही है, तो ये दोनों के केस में सही है, इंडिया और अमेरिका दोनों के केस में सही है कि वहाँ के प्रेसिडेंट या इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो होता क्या है दोस्तों? तो बेसिकली यह ऐसी कंडीशन होती है जब राष्ट्रपति किसी बिल पर न तो हस्ताक्षर करता है और न ही उसे वापस करता है, बल्कि उसे अनिश्चित समय के लिए लंबित कर रख देता है, यानी पेंडिंग में रख लेता है। यानी बिल एक हिसाब से कहा जाए तो जेब में रख लिया जाता है। यही रीजन है कि इसको पॉकेट वीटो की संज्ञा दी गई है। अगर भारत के केस में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति इसको अनलिमिटेड यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं, और लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात किया जाए तो वहां पे अगर वो असहमति देते हैं तो उनको 10 दिन में उस बिल को रिटर्न करना होता है, ये कंपलसरी है। लेकिन भारत के केस में, भारत के राष्ट्रपति के केस में ऐसा कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट 3 आपका सही है। चौथा क्या कह रहा है? द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर। बिल्कुल सही है, ये इंडिया के केस में तो सही है क्योंकि अगर अपर हाउस यानी राज्यसभा की बात करें तो वहां पे 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर यूएसए के केस में देखा जाए तो यूएसए की जो अपर हाउस है उसमें सारे के सारे मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4 आपके गलत हैं। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस हिसाब से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 ओनली। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलिज्म टू फेडरलिज्म। सेंट्रलिज्म एंड फेडरलिज्म का मतलब होता है बेसिकली, सेंट्रलिज्म का मतलब होता है केंद्रीकरण, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। तो ये पूछ रहा है कि किस डेकेड में भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ मूव कर रहा था। तो ये बेसिकली 1971 से लेके 1980 तक जो डेकेड था उस समय ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो काफ़ी स्टेट में देखा जाए तो हार का सामना उसको करना पड़ा था। यही रीज़न है कि जो 1970s का डेकेड है वो बेसिकली एक तरीके का शिफ्ट दिखाया था सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ जाने का। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके हमें मोटिवेट करने के लिए या हमें कुछ सजेशन देने के लिए ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी आज आप लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।